हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। इंडियाज बेस्ट क्रैश कोर्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। ये एक थियरी सेशन है। इसका प्रैक्टिस सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एनरोल करो और 75 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कुछ मेरे बारे में 1,70,000 से ज्यादा बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इस लिंक को ज्वाइन कर लें, बिट्स फॉर बायोलॉजी। 100 डेज की जो क्रैश कोर्स शेड्यूल चल रही है, इसमें 11 PM और 11 AM पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है और रोज सुबह 9 बजे और रोज रात 9 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। 75 क्वेश्चंस मॉर्निंग में, 75 क्वेश्चंस नाइट में। ऐसे ही करके डेली 150 क्वेश्चंस का ये डोज मिलता है तुम्हें। ऐसे ही अगर करते चले तो नीट एग्जाम तक 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अनअकैडमी ऐप को जब इंस्टॉल करोगे, तुम नीट यूजी वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे तुमसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। तो पासवर्ड में तुम्हें यूज करना है कुमार लाइव। ये कोड को यूज करने से अनअकैडमी की सारी स्पेशल क्लासेस तुम्हारे लिए खुल जाएंगी। अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी आइकनिक का सब्सक्रिप्शन प्लान है। ये कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान जो तुम्हें सूट करता है, वो सब्सक्रिप्शन प्लान अगर तुम लोगे तो तुमने कुमार लाइव वहां कोड यूज करोगे तो डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। ये एक नया चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबने पढ़ा है कभी ना कभी इस चैप्टर को। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक जो पार्ट होगा ये पूरी तरह से पार्ट होगा आज का, और बाकी अगले दिन जो होगा ये सब चीजें अगले दिन चलेंगे। डिसऑर्डर्स वगैरह जो है अगले दिन तक चलेगा, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस से लेना और गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। 2 चीजों की बात यहां पे करने वाले हैं। एक एक लाइन को अच्छे से सुनेंगे मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो O2 की बात है, तो क्या ऑर्गेनिज्म O2 को यूज करता है? जब ऑर्गेनिज्म O2 को यूज करता है तो क्यों यूज करता है? कोई भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, मींस ऑक्सीडाइज करने के लिए O2 का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म O2 का इस्तेमाल करता है तो क्या वहां से CO2 रिलीज होगा? तो वहां से क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज वहां पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगा। जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में बदला गया, प्रोटीन था एमिनो एसिड में बदला गया, फैट था तो फैटी एसिड में बदला गया, और यहां से एनर्जी बहुत सारी निकलती है। लेकिन जो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सेल के अंदर में कैटाबॉलिक रिएक्शन में, तो वो तो बड़ा हार्मफुल है। O2 का लगातार सप्लाई होता ही रहना चाहिए, और जो CO2 लगातार सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल्स से बाहर निकलने चाहिए। तो ओवरऑल ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 एटमॉस्फेयर से आना और CO2 का सेल से जाना, हम इसे ही ब्रीदिंग कहते हैं। कॉमनली हम इसे ही रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ब्रीदिंग समझना, मैंने सांस अंदर भरा, मैंने सांस छोड़ा, ये होता है ब्रीदिंग, जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन चीजें आती हैं। लेकिन अगर बोला जा रहा है रेस्पिरेशन, वो O2 और CO2 का जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है सेलुलर लेवल पे, या अगर बोले एल्वुलाई लेवल पे, तो हम उसी चीज को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीजें यहां पे हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। चेस्ट पे तुम अपना हाथ रखोगे, तुम चेस्ट को अप डाउन होते हुए देख सकते हो, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। ये ब्रीदिंग के ही चलते यहां पे हो रही है, मींस इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ओवरऑल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, और ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे हमारे पास ह्यूमन के पास लंग्स होता है, ऐसे ही दुनिया के सारे जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं उनके पास अपनी अपनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो आओ देखते हैं कैसे उनमें क्या चीजें होती हैं। मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग का है वो वैरी करता है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग चीजें मिलती हैं। सबसे पहला चीज कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो हैबिटेट पे डिपेंड करता है और वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई पानी में है तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग, अगर कोई जमीन पे है तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग, अगर वो सेलुलर लेवल है तो अलग, टिश्यू लेवल तो अलग, ऑर्गन लेवल तो अलग, ऑर्गन सिस्टम लेवल तो अलग वो होता है। तो डिपेंड किस पे करेगा? हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे कुछ लोअर इन्वर्टेब्रेट्स की बात करते हैं, स्पंजेस मींस पोरीफेरा,
सिलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म्स मिस प्लैटीहेलमिंथेस। इसमें जो O2 और CO2 का जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये बॉडी सरफेस से ही लगातार मिस डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। कौन सा प्रोसेस? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ये गैसेस एक्सचेंज लगातार जारी रहता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है केस हमारा अर्थवर्म का। अर्थवर्म कैसे करते हैं? उनके जो क्यूटिकल होती है ना, जो उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल के जरिए ही वो गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। इंसेक्ट में ट्रैकिया का एक नेटवर्क होता है, हम उसे ही ट्रैकियल ट्यूब्स का नाम देते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर को वहां पे गैसेस एक्सचेंज में ये काम यहां पे करता है। अ स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसे क्या बोला गया है? गिल्स। ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा इसमें होती है, इसलिए बोला गया यहां पे वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। अगर गिल्स से रेस्पिरेशन चले तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अगर मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन चले तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में कैसे होगा? गिल्स के थ्रू ही होगा। और मोलस्का में भी कैसे होगा? गिल्स के थ्रू। तुम्हें याद होगी मोलस्का में गिल्स के भी थ्रू होता है और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन भी होता है और प्लस एक्सक्रीशन भी होता है। नेक्स्ट, वेस्कुलराइज्ड बैग को क्या बोला जाता है? लंग्स एक है। लंग से जो रेस्पिरेशन हो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो गिल से हुई ब्रैंकियल, लंग से हो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल वाले यूज किसका करेंगे? लंग्स का। एक्वेटिक वाले गिल्स का। फर्क आ गया ना हैबिटेट का। ओवरऑल यही बात बोली गई है यहां पे। जैसे नेक्स्ट आगे बात करें, एमंग वर्टेब्रेट्स, जैसे मछलियों की बात करें, क्या इस्तेमाल करती हैं? गिल्स। लेकिन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स क्या इस्तेमाल करते हैं? लंग्स, क्योंकि ज्यादातर जो ये रहते हैं वो जमीन पे ही रहते हैं। कुछ खास एम्फीबियंस की बात करें, जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग मॉइस्ट स्किन से भी करता है, लंग से भी करता है, बक्कल कैविटी से भी करता है। तो मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन क्यूटेनियस। एक बार तीनों नाम मेरे साथ बोलेंगे। लंग से हो क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर गिल से हो तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर मॉइस्ट स्किन से हो तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। ये पैराग्राफ में सारी चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मींस हमारा सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो चीजें हैं हमारे पास, एक थोरेसिक कैविटी और एक और एब्डोमिनल कैविटी। बीच में डायफ्राम का लेयर होता है, वही दोनों को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करने का काम करता है। हमारे पास क्या पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं? ठीक है, नॉस्ट्रिल्स हमें नजर आती है, दो नॉस्ट्रिल्स हमारे पास हैं जिससे एयर अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, अपर लिप्स के ऊपर में ये चीज देखने को मिलती है। आगे अंदर जाएंगे तो इसी के नीचे हमें नेजल चैम्बर मिलेगा। ओके, नेजल पैसेज, जैसे ये हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की तरफ अंदर गए तो हमें नेजल पैसेज मिला, अंदर में हमें चैम्बर मिलता है जो बीच में नेजल सेप्टम से डिवाइडेड होता है, एक इस चैम्बर में और एक इस चैम्बर में। द नेजल चैम्बर जो है आगे जाकर फेरिंग्स में खुल जाता है। याद होगा फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज होता था फूड और एयर के लिए, यहां पे फेरिंग्स का दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है, एक ओरोफेरिंग्स और एक नासोफेरिंग्स। जो ओरोफेरिंग्स है वो खाने को लेकर आगे इसोफेगस में बढ़ेगा और एक नासोफेरिंग्स है तो वो ट्रैकिया में आगे वो एंटर कर जाएगा। फेरिंग्स की बात करें, आगे जाकर वो लैरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स इसमें खुलेगा लैरिंग्स में और लैरिंग्स इसमें खुलेगा ट्रैकिया में, आगे जाकर वो खुलता है। लैरिंग्स की बात करें, लैरिंग्स एक कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसके चलते साउंड का प्रोडक्शन होता है। जिस तरह हमारे में लैरिंग्स होती है, ऐसे ही जो बर्ड्स की बात करते हैं उनमें भी एक वाइब्रेटिंग बोन होता है जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोला करते हैं? सिरिंग्स बोला करते हैं। The pharynx open through the larynx region into the trachea। बाकी लैरिंग्स की बात करें, कार्टिलेज का बना हुआ एक डब्बा होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, इसलिए इसको क्या नाम बोलते हैं? साउंड बॉक्स। क्यों बोला साउंड बॉक्स? कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स जो साउंड का प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम उसे साउंड बॉक्स का नाम भी देते हैं। जब खाने को निगल रहे होते हैं तो जो ग्लॉटिस होती है कैन बी कवर्ड बाय ग्लॉटिस। क्या है? जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं और जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है हम उसे गल्लेट कहते हैं। खाने को जब निगल रहे होते हैं तो ग्लॉटिस को कवर कर दिया जाता है, किससे? एपिग्लॉटिस से कवर कर दिया जाता है। और एपिग्लॉटिस क्या होती है? कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो यहां से ट्रैकिया डायरेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ वो मूव कर जाता है। ठीक है, इसके चलते जो खाना है वो हमारा लैरिंग्स में एंटर नहीं करता और आगे ट्रैकिया में एंटर नहीं करता। नेक्स्ट बात अगर करें ट्रैकिया के बारे में, तो क्या ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है?
बिल्कुल। ट्रैकिया आगे डिवाइड कहां पे करेगा? मिड थोरैसिक कैविटी में डिवाइड करता है। कहां पे डिवाइड करेगा? फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा। याद रखेंगे 5 तरह के वर्टेब्रा होते हैं, उसमें पहला जो वर्टेब्रा है वो सर्वाइकल वर्टेब्रा है, दूसरा जो है वो थोरैसिक वर्टेब्रा होता है। जो थोरैसिक वर्टेब्रा के 5वें नंबर पे चलेंगे तो इसका डिवीजन होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में होता है। एक ब्रोंकाई की बात करें तो आगे जाकर रिप्टर डिवीजन हुआ, आगे जाकर प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी में और सेकेंडरी जाकर टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। फिर ब्रोंकाई जो है आगे जाकर वो ब्रोंक्यूल्स में बदल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोला करेंगे। आखिरी में बिल्कुल छोटा सा पॉइंट होगा जिसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ये जो भी बातें कर रहे हैं हम ट्रैकिया की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स की जो बात कर रहे हैं, ये कैसे सपोर्टेड होते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से। कैसे होते हैं सपोर्टेड? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से ये सपोर्टेड होते हैं। जैसे इनकम्प्लीट क्यों बोला गया है? क्योंकि जब तुम आगे से देखोगे तो कंप्लीट रहेगा, डॉर्सली देखोगे तो इनकम्प्लीट रहेगा। सॉरी 1 मिनट। तो यहां पर यह बात बोली गई थी कि इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थीन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला करते हैं? एल्वोलाई। जो आखिरी में चीज हमें मिला वो मिला टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो आगे जाकर एल्वोलाई में जाकर खुल जाता है। एल्वोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, ब्रांचिंग नेटवर्क जो देखने को मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। एक और चीज क्या है? ब्रोंक्यूल्स। और चीज क्या है? एल्वोलाई। अगर सबको मिला दें तो सबके मिलाकर क्या बोला जाता है? उसी स्ट्रक्चर को लंग्स बोला जाता है। सिर्फ एल्वोलाई बहुत सारे हैं उसको लंग्स कह देना गलत बात। लंग्स में एल्वोलाई भी आएगा, ब्रोंक्यूल्स भी आएगा, प्लस ब्रोंकाई भी आएगा। हमारे पास 2 लंग्स हैं। बाहर से किस चीज से कवर्ड होते हैं? ये प्लूरा से कवर्ड होते हैं। प्लूरा है एक प्रोटेक्शन देने का यहां पे काम कर रहा है। और प्लूरा के बीच में क्या भरा हुआ है? जैसे 2 लेयर का अगर प्लूरा है तो इसके बीच में क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। काम क्या करता है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है कि फ्रिक्शन उस पर ना पड़े और लंग सरफेस एरिया पे ना पड़े। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होगा? वो थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होगा। और जो इनर वाला है वो लंग्स के कांटेक्ट में होगा। एक बार डायग्राम देखते हैं। यहां पे इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? एपिग्लॉटिस। उसके नीचे ये जो साउंड बॉक्स है कार्टिलेज का बना हुआ, हम इसे लैरिंग्स बोलते हैं। बाकी ट्रैकिया है और इसमें कार्टिलेजिनियस रिंग लगाई गई है जो आगे से देखने पर तो कंप्लीट है लेकिन पीछे से इनकम्प्लीट है, जो कोलैप्स ना हो इसके चलते रिंग्स लगाए गए हैं। बाकी पहली बार ये डिवाइड हुई है तो प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। एक को नाम बोला गया तो ब्रोंकस बोलेंगे। बाकी कट एंड ऑफ रिब रिब दिखाया गया है यहाँ पे। बाकी लंग्स देख रहे हो तुम एक। बाकी ये डायफ्राम है डोम शेप्ड का। यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स जो आखिरी में आया उसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं। बाकी प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है दोनों दीवारों के बीच में। एल्वोलाई जान ही रहे हो तुम। और बाकी प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कितने हैं टोटल? 2। दोनों के बीच में कौन सा है? प्लूरल फ्लूइड, ताकि जो रिड्यूस कर सके फ्रिक्शन को। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके से जुड़ा हुआ है? लंग से जुड़ा हुआ है। जो आउटर वाला था वो थोरैसिक कैविटी से जुड़ा हुआ था। जो आउटर वाली बात बताई गई थी, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? तो थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है, थोरैसिक लाइनिंग के। और अंदर वाला लंग्स के सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहां से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो समझे। एक तो बात बताई गई है कंडक्टिंग पार्ट के बारे में और एक पार्ट बताई गई है एक्सचेंजिंग पार्ट के बारे में। वो पार्ट जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा जो और जाएगा वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। यहां पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या है? कंडक्टिंग पार्ट होता है। और आगे बात करें अगर एल्वोलाई और वहां से लेकर आखिरी तक की बात करेंगे, जो डक्ट्स वगैरह हैं वहां पे, तो सबको मिलाकर क्या बोला जाएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और नहीं तो एक्सचेंजिंग पार्ट उसे नाम देते हैं। ठीक है, ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये याद रखेंगे कौन से पार्ट कंडक्टिंग वाले में है और कौन से पार्ट एक्सचेंजिंग वाले में आता है। नेक्स्ट आगे बात करें हम तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? बोलो भाई, कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर, जो हवा में एयर है, उसको कहां पहुंचाना? एल्वोलाई तक पहुंचाना। और उसके बाद फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना, क्योंकि यहां पे म्यूकस लगे होंगे तो फॉरेन पार्टिकल्स को आराम से
ट्रैप किया जाएगा। ह्यूमिडिफाई करना, अगर बाहर की हवा गर्म है तो उसको ठंडा करने का काम होता है। एंड ब्रिंग्स टू द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंजिंग पार्ट की बात अगर करें तो एक्सचेंजिंग पार्ट एक ऐसा साइट है जहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 का और CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन यहां पे होता है। किसके किसके बीच में? ब्लड के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में ये देखने को मिलता है। तो एक चेंजिंग पार्ट यहां पे होती है, दो जगह पे देखने को मिलता है, एक तो लंग्स के पास देखने को मिलेगा और एक ब्लड के पास देखने को मिलता है। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद लंग्स की बात अगर करें, लंग्स कहां होता है? लंग्स थोरैसिक चैम्बर में मौजूद होता है। जो ऊपर वाला चैम्बर है उसे हम थोरैसिक चैम्बर कह देते हैं। विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। कोई भी एयर बाहर से पास नहीं हो सकता। कहते हैं कि अगर पिन चुभो दे यहां से तो पंचर कर जाएगा पूरी तरह से। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझे। डॉर्सली इंपॉर्टेंट है, लैटरली इंपॉर्टेंट है, वेंट्रली इंपॉर्टेंट है और लोअर साइड यहां पे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पूरा का पूरा थोरैसिक चैम्बर यहां पे बात हम लोग कर रहे हैं, तो थोरैसिक चैम्बर का आगे का पार्ट अगर बात करें तो पहले पीछे से स्टार्ट किया एनसीईआरटी ने। डॉर्सली किस चीज से है? तो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, तो पीछे का तो समझ में आता है कि पीछे इस चीज से कवर्ड है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्टर्नम से है, साइड में बात करेंगे रिब्स से है और नीचे की साइड में बात करेंगे तो किससे है? वो डायफ्राम से। कैसे शेप का है? वो डोम शेप्ड का होता है, गुंबद आकार का होता है। एनाटॉमिकल सेटअप हमारे लंग्स का कुछ इस तरह से थोरैक्स में है कि जो चेंज अगर वॉल्यूम में होता है थोरैसिक कैविटी में तो वो चीज लंग्स में देखने को मिलेगी। अगर बाहर चेंज वॉल्यूम में होगा थोरैसिक वॉल्यूम में तो अंदर लंग्स पे भी वो असर देखने को मिलेगा। मींस थोरैसिक वॉल्यूम का असर पल्मोनरी वॉल्यूम पे भी पड़ता है। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। ये जरूरी है क्योंकि हम अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यहां पे कुछ स्टेप्स हैं जो रेस्पिरेशन कुछ स्टेप्स में होती है। ये स्टेप्स को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। बाहर से क्या लिया जाएगा? एटमॉस्फेरिक एयर लिया जाएगा और जो एल्वोलाई में CO2 भरा हुआ है उसको बाहर की तरफ रिलीज किया जाएगा। ये पहला स्टेप। इसके बाद O2 और CO2 का एल्वोलर मेम्ब्रेन के पास ही डिफ्यूजन होता है। में O2 और CO2 का एक्सचेंजिंग वहीं पे हो जाएगा। इसके बाद जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना है कौन करेगा? ब्लड करने का काम करेगा। अब ब्लड कहां ले जाएगा? उसको टिश्यू के पास लेकर जाएगा, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी डिफ्यूजन होने का काम होगा। और बाकी नेक्स्ट बात अगर है तो O2 का इस्तेमाल कौन करेगा? सेल्स इस्तेमाल करेंगे और बाकी कैटाबॉलिक रिएक्शन में इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेशन वगैरह में फिर रिलीज हो जाता है। ये 5 स्टेप हम याद रखेंगे कैसे किस सीक्वेंस में होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन गौर से सुनेंगे तो हो जाएगा ये चीज क्लियर, है ना। ब्रीदिंग में टोटल 2 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज का नाम होता है इंस्पिरेशन और एक स्टेज का नाम होता है एक्सपिरेशन होता है। 2 चीजें यहां पे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन यहां पे होता है। जब हम सांसों को अंदर भरते हैं तो वो इंस्पिरेशन है और जब एल्वुलर एयर को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एल्वुलर एयर जो एयर एल्वुलाई में भरी गई है। नेक्स्ट, एयर का जो मोमेंट है चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, ये किस बेसिस पे बेस्ड है? ये तो ये प्रेशर ग्रेडियंट पे ये बेस्ड होता है। प्रेशर ग्रेडियंट पे ये चीजें बेस्ड होती हैं। आगे देखो, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। पहले तो याद रखेंगे IPP। लंग्स के अंदर की प्रेशर को हम IPP का नाम देते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का नाम देते हैं। सोच कर देखो ना, जब IPP मींस अंदर का जो चीज है वो कम होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तभी तो वो इंटर कर पाएगा। जब IPP ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तभी तो वो बाहर की तरफ निकल पाएगा। तो ये लाइन यहीं पे लिखा हुआ है ये चीज। इंस्पिरेशन कैन अकर, सांसें कब अंदर भर सकेंगे? जब IPP अंदर का कम होगा, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ओवरऑल बोला गया है देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी हम सांसों को अंदर भर सकेंगे। ऐसे ही बोला गया है यहाँ पे कि जब एक्सपायरेशन की बात करेंगे तो IPP क्या होना चाहिए? ज्यादा। जब सांसों को बाहर निकालना है तो अंदर में फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बाहर में प्रेशर कम होना चाहिए। तो IPP ज्यादा होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां तक चीज क्लियर है।
जो नॉर्मल हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन चल रहा है, इसमें दो मसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक तो डायफ्राम का और दूसरा EICM का। एक किसका? डायफ्राम का, और दूसरा EICM का। EICM कहने का मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारे रिब्स हैं इसके बीच में जो मसल्स होते हैं, इसी का नाम देते हैं हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो बाहर से है वो एक्सटर्नल वाला, जो अंदर में है वो इंटरनल वाला। डायफ्राम की बात करें और कुछ स्पेशल सेट की मसल्स की बात करें, एक्सटर्नल और इंटरनल कहाँ होते हैं? रिब्स के अंदर में होते, बीच में होते हैं। क्या काम करते हैं? ग्रेडियंट को काम करते हैं जनरेट करने का, मिस एनर्जी यही काम करेंगे कि एनर्जी लगना चाहिए, अब IPP कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन कैसे स्टार्ट होगा? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंस्पिरेशन होगा। डायफ्राम का शेप कैसा है? ऐसा। जब ये ऐसा हो जाएगा तब सांसें और भर जाएंगी, हवा और भी अंदर भर जाएगा। तो जैसे ये होगा तो बताओ, ऐसा था तो क्या नीचे की सेक्शन में ये चीज देखने को मिला? तो इस चीज को बोलते हैं एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ? थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज यहाँ पे कर जाता है। जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे EICM का, तो ओवरऑल डायफ्राम ही मदद कर रहे हैं और EICM मदद कर रहा है। तो डायफ्राम का जो मूवमेंट हमें देखने को मिला वो कैसा देखने को मिला? हमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मतलब कुछ डायफ्राम ऐसा हो गया, इसके चलते जो थोरैसिक चैम्बर है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। जो आगे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो किसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई है यहाँ पे? EICM की। इसके चलते क्या होता है? रिब्स को ऊपर उठाया जाता है एंड द स्टर्नम causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। इसमें ये चीज फिर आगे ऐसे चला है, dorsoventral axis पे काम चलता है। जैसे कैसे हुआ ये चीज समझना। एक तो डायफ्राम का रोल समझ में आया, इसके अलावा एक और रोल देख रहे हैं हम लोग EICM का, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में देखने को मिलता है ये चीज, इसके चलते ग्रेडियंट प्रोड्यूस यहाँ पे होता है। तो कैसे ये चीज हो रहा है? जब यहाँ पे सांसों को भरोगे तुम, तो एक बार सांस लेकर देखो, लगेगा हम आगे और पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे देखोगे तो गड्ढा जैसा हो गया होगा, जब आगे देखोगे तो आगे चीजें उड़ जाती हैं। बस वही चीज यहाँ पर बोला गया है, स्टर्नम causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। ओवरऑल हमारे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसके चलते पल्मनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। जब पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है? जो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर है वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने सांसों को अंदर भरा है तो IPP वहां का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बोल रहे हैं हम लोग इसमें? इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। और यही जब चीज करेंगे, जब बाहर निकालना है तो IPP की बात जो होगी वो ज्यादा होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। बार बार वही चीजों को बार बार बोला जा रहा है। अब डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, अभी तक बात यहाँ EICM की ही चल रही है। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इंस्पिरेशन के वक्त, अब इन्हें रिलैक्स होना होगा। रिटर्न होते हैं डायफ्राम और स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन और थोरैसिक वॉल्यूम घट जाती है। अगर थोरैसिक वॉल्यूम घटा तो पल्मनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा। इसके चलते IPP जो है ज्यादा हो जाता है। IPP ज्यादा है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ज्यादा नहीं, 4-5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसके चलते एयर बाहर की तरफ निकल जाता है। हम नाम बोलते हैं एक्सपायरेशन का। हमारे पास एबिलिटी है, हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, एडिशनल मसल से हम कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली रोल होता है IICM का। अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग करना है तो IICM, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, लेकिन अगर नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है तो डायफ्राम का रोल होगा और प्लस EICM का रोल होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे एक एवरेज बात करें तो एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो 12 से 16 एक मिनट में 12 से 16 बार वो इंस्पिरेशन करता है और एक्सपायरेशन करता है। तो ओवरऑल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों आ गया। वॉल्यूम जो एयर की इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग में, उसको कैसे जांच सकते हैं? हम स्पायरोमीटर से जांच सकते हैं और इसका क्लिनिकल असेसमेंट जो है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छा होता है। ये देख रहे होगे सांस से अंदर की तरफ भर रही हैं, सांस से अंदर की तरफ भर रही है तो रिब्स और स्टर्नम देख रहे होगे आगे की तरफ जा रहे हैं। ये वॉल्यूम थोरैक्स का इंक्रीज हो गया है, डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इसको बोला गया है यहाँ पे इंस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, ये देखो जरा यहाँ पे देखोगे रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं, डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है। ओवरऑल यही बात बोली जा रही है। नेक्स्ट आज का ये आखिरी टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में।
फिर वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो हम कैपेसिटीज को निकाल सकते हैं। टोटल 9 पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने हैं। वॉल्यूम्स में बात करें तो 4, कैपेसिटीज में बात करें तो टोटल 5 हो जाएंगे। सबसे पहला बात करें टाइडल वॉल्यूम, टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में जानना इंपॉर्टेंट है और बाकी डेटा तो जानना इंपॉर्टेंट है ही। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्स कितना होता है ये 500 ml होता है। जैसे मान के चलो मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूं और नॉर्मल मैं अपने सांसों को एक बार अंदर भर रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने अंदर भरा है ये 500 ml होता है। कितना होता है ये 500 ml होता है। अगर ऐसे ही मैं 1 मिनट तक करता रहा तो ये चीज कितनी हो जाएगी 6000 से 8000 तक ये चीज हो जाती है, ठीक है। कैसे बात करेंगे ये 1 मिनट तक, क्योंकि 1 मिनट में जो बात होती है वो 12 से 16 बार ब्रीदिंग होती है। तो 12 से 16 बार अगर ब्रीदिंग हो रही है तो ओवरऑल 12 पचे कितना हो जाएगा 60, तो ये आ गया तुम्हारा 6000 और ये 500 यहां हो गया तो ये आ गया तुम्हारा 8000। तो यही बात बोला गया 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड जो भी चीजें वहां पे चलेंगी। अभी नॉर्मल का केस देख रहे थे, अब थोड़ा फोर्सफुल चलाएंगे, है ना। अब यहां पर देखना जरा, जैसे टाइडल वॉल्यूम तो ऑलरेडी हमारे अंदर है ही, ठीक है। इसके बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन कोई ले रहा है, फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मान के चलो तुम एक बार सांस लेकर देखो, जितना हवा तुमने भरा है इस वक्त उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल डेटा कितना हो जाएगा 2500 से 3000 ml तक का होता है। उसका कितना था 500 ml था। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तुम आराम से ऐसे खड़े हो और तुम्हारा मन है कि जितना भी अंदर सांस है ना उसको बाहर निकाल दें, है ना, फोर्सफुली तुम बाहर निकालने का काम करो, है ना। तो इस तरह से निकालने का काम करेंगे तो ये ज्यादा तो निकलेगा नहीं, लगभग 1000 से 1100 ml निकलता है ये। नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर की वो वॉल्यूम जो लंग से कभी नहीं निकलती, चाहे तुम कितना भी सांस बाहर निकाल दो वो कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो निकलती है एक बार मौत के बाद। जब मौत हो जाएगी उसके बाद ही वो निकलेगी। डेटा कितना होगा 1100 से लेकर 1200 ml। अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा है। क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को कंक्लूड कर कैपेसिटीज निकाला जा सकता है? आओ देखते हैं क्या निकाला जा सकता है, वो बात थोड़ा सा आइडिया एक लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर टोटल जो बात करेंगे हम लोग ये 5 चीजें यहां पे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यहां बात है उसको क्या बोला जाता है, जो सबसे पहली चीज है यहां पे उसको बोला जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोला जाएगा उस चीज को? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहले एक बार सारे को समझ लेते हैं, फिर एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आराम से सब चीज कर लोगे तुम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या बोलते हैं इसको? टीवी प्लस IRV इसको बोलते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक बार नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहा है, मिस टाइडल वॉल्यूम भी ले रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड कर दो प्लस IRV को भी इंक्लूड कर दो। इसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें कोई फोर्सफुल चीजें नहीं चल रही हैं। IRV में ऑलरेडी फोर्सफुल चीज आ चुका है और उसके साथ टीवी भी इंक्लूड हो जाए। ऐसे ही इसमें भी बात करेंगे, इसमें ERV प्लस टीवी मींस नॉर्मल इंस्पिरेशन किसी ने किया और बाकी उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, तो ये चीज हो गई। इसके बाद 3 चीजें खास है, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे FRC के बारे में। वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में मौजूद है, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो उसके बाद भी, तो उसको क्या बोलेंगे? FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ERV प्लस RV। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम किसी इंसान का जो वॉल्यूम है वो फोर्स्ड एक्सपायरेशन, बहुत तेजी से कोई सांसों को छोड़ दे और उसके बाद कोई पर्सन कितना ब्रीथ कर सकता है यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ERV, TV और IRV। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट TLC है, ये तो सिंपल सी है कि अगर कोई इंसान जो है जो पूरी तरह से, है ना, अपनी सांसों को कितना वो भर सकता है, इसी को क्या बोला जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी हम इस चीज को बोलते हैं। क्या बोला जाएगा इस चीज को? टोटल लंग कैपेसिटी हम इस चीज को बोलते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है सबका? टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखना जरा, एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करना यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने NCERT में जरूर लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो समझना, जैसे सबसे पहला जो चीज होगा यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हम लोग टीवी के बारे में, फिर ये IRV के बारे में। मैं वॉल्यूम के नाम लिखवा रहा हूं। सबसे पहला क्या हो गया यहाँ पे? टीवी, टीवी के बाद क्या हो गया? IRV, IRV के बाद क्या हो गया? ERV,
IRV अगर बोला जा रहा है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ERV बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी, RV। ये चार चीजें पहले सबको क्लियर है? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या चीज ये क्लियर है? बोलो यहां पे। मैंने अभी तक 2 टर्म लिखे हैं, कितने लोगों को समझ में आ गए यहां पे? बोलो भाई। ये चीज, ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू तुम सारा चीज निकाल सकते हो। देखो जरा, तुम डायरेक्ट डेटा भी लिख सकते हो, सबका डेटा कितना भी पूछा जाए तुमसे। टाइडल वॉल्यूम 500, IRV लगभग 3000 के आसपास, ERV 1100 के आसपास, RV लगभग 1200 के आसपास ये होता है। IC दोनों को इंक्लूड कर दो, क्या हो गया, IC मींस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। FRC ये दोनों को इंक्लूड कर दो, क्या बन जाएगा, FRC। बाकी ये तीनों को इंक्लूड कर दो, क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। और बाकी क्या है यहाँ पे, TLC मींस टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ पे बात करेंगे। मींस पूरी तरह से लंग्स में कितनी एकोमोडेट हो सकती है, इसको क्या बोला जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी हम लोग इस चीज को बोलते हैं। तो बस इसको तुम्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और इसके ही बेहतरीन क्वेश्चन हम 75 देखने वाले हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, और ये पासवर्ड है जिससे वो ओपन हो जाएगा। पढ़ो तो एक दीवाने की तरह, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर जो बनना है, टारगेट जो तुम्हारा है 360/360, इसके लिए जो जी जान लगा दो, जुनून होनी चाहिए इसके लिए। मिलते हैं हम लोग स्पेशल क्लास में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, थैंक यू।